नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया और थिरुमलाई केमिकल्स का। तो आज हम इनके रिजल्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे और चार्ट के माध्यम से इनके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप स्टॉक्स में आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अलग पैन नंबर से खुलवाएंगे तो आगे आने वाले आईपीओज में आपके सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारे वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं और अगर आप मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कोल इंडिया के रिजल्ट्स को। तो दोस्तों, जो कोल इंडिया का रिजल्ट्स आया है वो बेसिकली ये कह रहा है कि इनकी जो प्रॉफिट है वो 21% गिर गई है, 3084 करोड़ की मात्र हो गई है, जहां की इनका रेवेन्यू है वो बढ़ गया है, 23,686 करोड़ का हो गया है। और आइए हम इनके डिटेल्स को देखते हैं। तो इन्होंने 21% की डिक्लाइन बताई है अपनी प्रॉफिट में। पिछले साल के इसी क्वार्टर में ये 3,900 करोड़ के आसपास थी और अब की बार ये 3,000 करोड़ के आसपास हो गई है। लेकिन अगर मैं पिछले क्वार्टर से इनका कंपेयर करूं तो थोड़ा सा 4-4.5% की बढ़ोतरी हुई है। वो ऑब्वियस भी है क्योंकि धीमे धीमे कोरोना के बाद चीज़ें खुल रही हैं, तो ऑब्वियस है कि हर कंपनीज के रेवेन्यूज अगर हम एक क्वार्टर से कंपेयर करें तो ज़्यादातर हमें बढ़े हुए ही मिलेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं ओवरऑल इनका रेवेन्यू कंपेयर करूं तो वो थोड़ा सा बढ़ा है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, लोग कोल्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि 157 मिलियन टन कोल यूज हुआ है, जो कि 147 मिलियन टन एक साल पहले था। तो ये भी 7 से 8% की अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल जो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे या बहुत बुरे नहीं कह सकते, क्योंकि रेवेन्यू हमारे बढ़ा है और प्रॉफिट कम हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने जो पैसे आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से है यूज़ नहीं कर पा रही है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं कंपनी के। तो ओवरऑल रिजल्ट्स मोर और लेस मैं कह सकता हूँ ना अच्छा है ना बुरा है, एवरेज रिजल्ट्स है मेरे हिसाब से। तो आइए अब हम इसको चार्ट्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसीलिए आज ये देखेंगे तो कोल इंडिया में कोई खास हलचल भी नहीं थी रिजल्ट्स के बाद, थोड़ा बहुत गिर उठ रहा था और अंत में करीब करीब 1% ही बस ये नेगेटिव पे बंद हुआ। कोई बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी वैसे एज सच आई नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। तो अब इसको आगे आने वाले दिनों में काफ़ी उम्मीदें है कि चार्ट्स इसको काफ़ी कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं इसके चार्ट को देखूं तो ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट रीज़न हो चुका है इसके लिए, 150 के आसपास का। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर यहाँ से क्रॉस। तो ये पिछले मतलब आप मान के चलिए 1 साल के अंदर इस एरिया को बहुत बार ये टच कर क्रॉस करने की कोशिश किया बट नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये आपको 150 के ऊपर मिले और सस्टेनेबल लगे तो फिर अब तक ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है और फिर आप उसे वहां पे खरीद सकते हैं दोस्तों। वरना फिर दोस्तों आप इसे 125 के आसपास खरीदिएगा। अगर आप 150 के पास खरीद रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 135 के आसपास होना चाहिए, और अगर आप 125 की रेंज में खरीद रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस 110 या 105 रुपये तक का लगा सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसके टारगेट्स की बात करूँ तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये स्टॉक वैसे तो जनरली डाउन ट्रेंड में रहा है, ज़्यादातर हमें गवर्नमेंट के सारे स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में ही मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये स्टॉक तो वैसे भी अपने डिविडेंड के लिए मशहूर है। तो अगर आप इसको लॉन्ग रन के लिए रख रहे हैं तो इसमें कोई आप मल्टी बैगर स्टॉक रिटर्न्स की उम्मीद मत करिएगा। हाँ, बट डिविडेंड अच्छा आता है तो आप इसको एक एफडी की तरह मान के चल सकते हो। अगर स्टॉक ने 7-8% की ग्रोथ भी दिखा दी एक साल में ओवरऑल तो बुरा नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो मैं इमीडिएट टारगेट देख रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन आपका बाइंग लेवल कहाँ रहता है, बट वो 150, और अगर 150 का लेवल टूटा तो 180 उसके बाद, और उसके बाद 210 रुपये तक के टारगेट्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। स्लो मूविंग स्टॉक है, ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों, तो आपको काफ़ी पेशेंस चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें तभी सोचिएगा जब आप इसमें 2 से 3 साल के बारे में रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इस लेवल पे पहुंचा 210, 220 तो आराम से 1.5-2 साल तो ले सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम थिरुमलाई केमिकल्स के रिजल्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो इन्होंने भी अपने रिजल्ट्स आज अनाउंस किए हैं। तो अगर मैं देखूं तो इनकी जो इनकम आई है वो 319 करोड़ की इन्होंने बताई है,
और पिछले क्वार्टर में इनकी इनकम 268 करोड़ थी, तो वो एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ रही है। कंपनी ने अपनी प्रॉफिट जो है वो भी 36 करोड़ की बताई है, पिछले क्वार्टर में इनकी 16 करोड़ की थी। ईपीएस भी इनका पिछले क्वार्टर के हिसाब से बढ़ गया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखूं तो भी उसमें भी काफ़ी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 319 करोड़ तो फिर उस पिछली बार 246 करोड़ था सेम क्वार्टर में। और प्रॉफिट्स भी इनकी 36 करोड़, पिछली बार 1.29 करोड़ थी। ईपीएस में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। और अगर लेकिन मैं 9 साल का डेटा कंपेयर करूं, 9 साल कह रहा हूं, 9 महीने का डेटा कंपेयर करूं दोस्तों, तो वहां पे आप देखेंगे कि इसमें इनको काफ़ी गिरावट की मिली है। अब की बार 704 करोड़ है, बल्कि पिछली बार यही 9 महीनों में इनकी इनकम 814 करोड़ थी, जो कि 13% की आपकी गिरावट देखने को दर्ज हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। प्रॉफिट में जरूर थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, ईपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है, बट क्योंकि ये आज शेयर गिरा है ऑलमोस्ट 4%, तो हो सकता है लोग टोटल इनकम को ही कंसिडर कर रहे हो, या एनालिस्ट की और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद होगी तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा, इसीलिए ये शेयर आज 4% गिर गया है। हमारे आप देखने के रिजल्ट्स, कई बार रिजल्ट्स को देखने के नज़रिए अलग होते हैं, एनालिस्ट के अलग होते हैं दोस्तों, तो इसीलिए केवल रिजल्ट्स के बेस पे हमें कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, हमें चार्ट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और क्योंकि चार्ट्स से हमें सब कुछ पता चल जाता है कि स्टॉक में पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी है कि क्या चल रहा है। तो आइए दोस्तों अब हम इस स्टॉक को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों इसका 5 ईयर चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये जो एरिया है इसका आपका 102-103 रुपये का एरिया, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में देखूंगा तो भी देखिए ये इस एरिया के आसपास ये इसको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब ये जो 102-103 का एरिया ये इसके लिए शॉर्ट टर्म में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है और लॉन्ग टर्म में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। तो अगर आपको ये 102 रुपये के ऊपर सस्टेनेबल मिले तो आप फिर वहाँ भी उसे फिर खरीद सकते हैं दोस्तों, और फिर आप इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट 115 रुपये का लेके चल सकते हैं। इस केस में दोस्तों स्टॉप लॉस लगाइएगा करीब ये यहाँ वाले लेवल 94 रुपये के आसपास का। अगर दोस्तों मैं इसका 1 साल का चार्ट देखूं दोस्तों, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, तो उसके हिसाब से इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो करीब 90 से 91 रुपये के आसपास आ रहा है। तो अगर इसमें और गिरावट होती है तो हमें उम्मीद है कि ये 90-91 रुपये के आसपास सपोर्ट ले लेगा, तो आप इसे वहाँ पे खरीद सकते हैं दोस्तों। उस केस में स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 85-84 रुपये के आसपास का। शॉर्ट टर्म टारगेट हम उसमें भी 115 रुपये का ही देखेंगे। अगर दोस्तों मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूँ तो कोल इंडिया की तरह ये स्टॉक भी आपका डाउन ट्रेंड वाला ही स्टॉक रहा है, तो इसमें आप अगर टारगेट देखना चाहे तो आप 130, 35 या उससे ज़्यादा तक का भी लेके चल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अपना आप होल्डिंग पीरियड कितना रखना चाहते हैं। ऑल टाइम हाई इस स्टॉक का 240 रुपये के आसपास रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बार बार मैं सारे वीडियो में फोकस भी करता हूँ कि स्टॉप लॉस की क्या अहमियत होती है। मान लीजिए आपने ये स्टॉक को यहाँ कहीं पे लिया होता और आप अगर निकले नहीं होंगे इस स्टॉक में, तो आज आपके लिए ये स्टॉक कितना लॉस दे रहा होगा, ऑलमोस्ट 50% से भी आप ज़्यादा लॉस में होंगे। तो इसीलिए अगर स्टॉक आपको नेगेटिव दिखे तो उसमें निकल जाइए, फिर जब वो गिर के आपको बढ़ने लगे फिर उसमें एंट्री कर लीजिए, किसी ने मना थोड़ी किया है। आइए दोस्तों हमने जो चर्चा की है उसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कोल इंडिया की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसको आप 137 रुपये की CMP है, तो आप इसको या तो 150 के ऊपर खरीदिएगा या फिर 125 के आसपास खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें 165 या 150 का हम लेके चल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारी प्राइस क्या है बाइंग। लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 200 के आसपास का। स्टॉप लॉस आप 135 या 105 से 110 के आसपास का रख सकते हैं बाइंग प्राइस के हिसाब से। अगर दोस्तों मैं थिरुमलाई केमिकल्स की बात करूं तो आप इसे जब इसमें ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए 103 रुपये का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर खरीदिएगा, या फिर आप इसे 90 के आसपास खरीदिएगा, वहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म टारगेट 120, लॉन्ग टर्म टारगेट 160, 180, डिपेंडिंग ऑन आपका होल्डिंग पीरियड कितना है। स्टॉप लॉस इसमें आप 94 या 86 रुपये का लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। साथ ही यूट्यूब पर आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आपके मन में जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।